नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है अ, नीति आयोग। हम देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग है जो इसने ये रिप्लेस हुआ योजना आयोग का। पहले योजना आयोग था, वो योजना आयोग है, इसको इसको रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया। इससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि जो आयोग है, वो एक तो आयोग होता है संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग आयोग दूसरा आयोग है, वो है गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक, इसकी बात करते हैं। तीसरी टर्म्स है, हम कभी कभी देखते हैं असंवैधानिक। असंवैधानिक, हम तीन इनको देखते हैं। तो जनरली हम देखेंगे कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक दो तरह के आयोग हम पढ़ते हैं। असंवैधानिक जो आयोग है, ये हमें केवल सुनने में मिलता है, ये कोई आयोग, असंवैधानिक कोई आयोग नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि ये क्या है। जब भी संवैधानिक आयोग की बात हो तो इसका मतलब है कि इसका संविधान में उल्लेख किया गया, किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में, किसी भाग में, किसी अनुच्छेद में इसमें उल्लेख किया गया है कि जैसे निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग संविधान में उल्लेख है तो संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक की बात करें तो ये है कि जो कार्यपालिका है, किसी अधिनियम के द्वारा, किसी अधिनियम के द्वारा ये बनाया गया है, ये है गैर संवैधानिक आयोग। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बट सरकार ने कोई अधिनियम पारित करके किसी आयोग का गठन किया गया है। असंवैधानिक है तो न तो ये असंवैधानिक, न तो संविधान में इसका उल्लेख है, न कोई अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया गया। ये केवल और केवल गैर कानूनी है। किसी संगठन गैर कानूनी रूप से किसी संगठन का गठन किया गया है तो वो आएगा असंवैधानिक। ये संविधान के अनुरूप नहीं है, किसी कानून के अनुरूप नहीं है, तो ये उसको बिल्कुल कानून के विरुद्ध या इलीगल घोषित किया जाता है। जैसे कि नक्सलवादी जो संगठन है, वो असंवैधानिक है, न किसी कानून में उनका उल्लेख है, न किसी नियम के तहत उनका गठन किया गया है, न संविधान में। तो ये जो नक्सलवादी जो संगठन है वो असंवैधानिक है। तो ये चीज हमें यहाँ बिल्कुल कंफर्म हो गई। अब हम देखते हैं कि योजना योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है। तो नीति आयोग के बारे में हम देखेंगे। पहले तो आप इसका पूरा नाम देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल, एन से नेशनल है, आई से इंस्टीट्यूशन है, टी से ट्रांसफॉर्मिंग है और आई से इंडिया है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया। योजना आयोग है उसके स्थान पर इसको लाया गया। और ये संविधानेतर या गैर संवैधानिक इसकी प्रकृति है, यानी इसका संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये संसद द्वारा किसी कानून के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसको संविधानेतर भी बोलते हैं और गैर संवैधानिक संस्था भी बोलते हैं। असंवैधानिक इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये किसी कानून के माध्यम से इसको बनाया गया है। भारत सरकार का प्रमुख पॉलिसी थिंकिंग टैंक है ये। बिल्कुल भारत में जो पॉलिसी निर्माण होता है उसके बारे में उसको विचार करता है, सोचता है किस प्रकार की पॉलिसी बनाना है, क्या करना है। ये जो भी विचार है ये उसको सोचता है। और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, इसका मतलब ये है कि केंद्र जो नीति आयोग है, केंद्र प्लस राज्य, राज्य आपस में कोई वार्तालाप करके कोई योजना बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सहकारी जो संघवाद है, राज्य और केंद्र के बीच में जो सामंजस्य है उसको बढ़ावा मिलता है। ये काम नीति आयोग का है। और ये एक टॉप लेवल की एजेंसी है नीति आयोग। जो इसका मुख्यालय नॉर्मल दिल्ली में है, हम दिल्ली में देखते हैं, भारत की राजधानी है, वहाँ पर ये इसका मुख्यालय है। और ये पॉलिसी नीतियों के बारे में एक भूमिका निभाता है कि देश में किस प्रकार से विकास हो, डेवलपमेंट हो, सहकारी संघवाद केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार नजदीक या बढ़े, एक बंधुत्व की भावना हो आपस में, वो सारी चीजें ये डिस्कस करता है, ये सोचता रहता है और उस पर काम करता है।
तो हम इसके बारे में देखते हैं। यदि संरचना की बात करें तो इसके बारे में, तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री द्वारा एक कैबिनेट मंत्री प्राप्त व्यक्ति, यानी जो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है उपाध्यक्ष, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त। तो ये उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो नीति आयोग की उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री करता है, यह आपको ध्यान रखना है। पूर्णकालिक सदस्य एक ये है, इसका जो संरचना है नीति आयोग की, तो इसमें अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। पूर्णकालिक सदस्य तो एक तो अध्यक्ष हो गए, दूसरे नंबर पे उपाध्यक्ष हो गए, तीसरे नंबर पे पूर्णकालिक सदस्य। अंशकालिक सदस्य की बात करें तो इसमें 2 सदस्य होते हैं। जो भी शैक्षणिक या शोध संस्थान है उनसे ये 2 सदस्य लिए जाते हैं, जिनको विशेष ज्ञान हो किसी क्षेत्र विशेष में, तो वहां से जो 2 सदस्यों का चयन इसमें किया जाता है। पदेन सदस्य की बात है तो अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री है जो इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ये जो सीईओ है, सचिव स्तर पर एक अधिकारी पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सचिव है, ये भी पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी गवर्निंग काउंसिल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है उसमें आप ये देखो, इसकी ये मेन बॉडी मान लो, इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। गवर्निंग जो काउंसिल है नीति आयोग की, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री या प्रशासक या उपराज्यपाल जो भी नियुक्त है वो इसके सदस्य होंगे। क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्य परिषद हेतु मुद्दे और विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष अनुभवी व्यक्तियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। जो क्षेत्रीय परिषद है उनके भी सदस्य इसमें होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों हेतु जो क्षेत्रीय परिषद है उन पे विवाद है, उन मुद्दों को किस प्रकार मुद्दे आ रहे हैं वो सारे के सारे इस पर डिस्कस करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों से भी सदस्यों को इसमें लिया जाता है। तो हमने देखा कि अध्यक्ष के रूप में इसका प्रधानमंत्री है और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। पूर्णकालिक सदस्य 4, जो पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे 4, उनको राज्य मंत्री का दर्जा। अंशकालिक सदस्य 2 शैक्षणिक संस्थाओं से लिए जाते हैं। पदेन सदस्य 4, यानी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें से 4 सदस्य नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। वो 4 कोई से भी सदस्य हो सकते हैं, बट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वो होना आवश्यक है। सीओ, एक सीओ होगा, ये प्रशासनिक अधिकारी होगा। गवर्निंग काउंसिल है, उस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यूटी है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, उनके मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनके प्रशासक हो सकते हैं, उनके उपराज्यपाल हो सकते हैं। जिस जिस केंद्र शासित प्रदेश में जो सर्वोच्च पद है वो इसमें आएगा। विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें नियुक्त किए जाते हैं। हम बात करते हैं इसकी शाखा। देखो आप ये देखो, नीति आयोग की शाखा, शोध शाखा, ये केवल शोध करती है, बिल्कुल नीतियों पर ये शोध करती रहती है, किस प्रकार की नीतियां किस देश में क्या क्या है, क्या विकास के मुद्दे हैं। तो इसका काम है केवल शोध करना कि देश के अंदर विकास किस प्रकार किया जाए, डेवलपमेंट है। आप ये देखो कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो सारी की सारी चीजें है, इसका काम है नए नए विचार देना, शोध करना, नए नए क्षेत्रों को देखना। परामर्शदात्री शाखा, ये केंद्र और राज्यों के मध्य जो समाधान विवाद है उससे संबंधित ये समाधान प्रस्तुत करती है। परामर्शी शाखा का मतलब केंद्र और राज्य के मध्य जो डिस्प्यूट है किसी नीति को लेकर, किसी भी पक्ष को लेकर, तो उस पर चर्चा करती है और उस पर समाधान प्रस्तुत करती है। ये टीम इंडिया हब, ये सहकारी संवाद, ये क्या करता है सहकारी कि केंद्र राज्यों को, ये टीम इंडिया हब है जो राज्यों को जो नीति निर्माण है उसमें शामिल करने का काम करती है।
कि नीति निर्माण है ताकि राज्यों के में आपस में कोई भी अविश्वास न बने और उनको ये रहे कि जो केंद्र सरकार जो नीतियों का निर्माण कर रही है, योजनाएं बना रही है, उसमें हमें भी शामिल किया गया, हमारे भी विचारों को हमें भी मौका दिया है बोलने का। तो वो जो राज्यों में लागू होगी तो वो एक निष्पक्ष रूप से राज्य में उनको लागू किया जा सके। तो ये सहकारी संवाद का मतलब यही है कि राज्यों की बात सुनना, उनसे परामर्श लेना और आपस में सामंजस्य के साथ में बात को आगे बढ़ाना, कोई भी नियम है, कानून है, नीतियां हैं, उनको अपने मूर्त रूप देना और उनको प्रॉपर लागू करवाना। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये नवाचार, ये बिल्कुल देश में नवाचार पे बात करती है कि नॉलेज और इनोवेशन हब है, ये नवाचार का काम करेगी। सुशासन, बिल्कुल जो सुशासन है कि शासन जनता के सबसे नजदीक हो और पारदर्शी हो। बिल्कुल जो शासन है, देश प्रशासन है, देश में जो भी कार्य किया जा रहा है बिल्कुल पारदर्शी रूप से और एक जवाबदेहिता के साथ में कम से कम समय में वो चीज़ें लागू हो। तो ये सुशासन पे बात करता है, उस पे कि किस प्रकार नवाचार लाया जाए, किस प्रकार शासन को जनता के नज़दीक ले जाया जाए, जनता को, लोगों को परेशान ना होना पड़े, ये उस पर काम करता है। तो ये इसकी शाखाएँ हैं, शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा, टीम इंडिया हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है प्री में कि कौन-कौन सी शाखाएँ, इसके क्या-क्या कार्यों में पूछ ले, तो ये आपको कार्य ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य है बॉटम अप प्लानिंग। योजना आयोग क्या होता था आपको समझाऊँ कि योजना आयोग में योजना ऊपर बना दी, योजना बनाई और अब ये नीचे राज्य से लेकर ये राज्य हो गया और ये जो भी स्थानीय स्वशासन है, वहाँ तक ही जाती थी। क्योंकि योजना का प्रारूप पहले तैयार हो गया और ये नीचे जाती थी। लेकिन नीति आयोग में ये किया कि बॉटम जो ये है, यहाँ पर योजना का प्रारूप बनाया जाए और उस प्रारूप को राज्य और राज्य से केंद्र और केंद्र में नीति आयोग फिर उस पर डिस्कस करके विचार विमर्श करके फिर उसको आगे का अंतिम रूप देना। लेकिन जो प्रारूप है कि किस प्रकार का योजना है, किस प्रकार की समस्या है, ये सारी की सारी स्थानीय स्तर से शुरुआत करना। ये है नीति आयोग का काम कि यहाँ से जो योजना है, नियम है या कोई नीति है, कोई समस्या है, तो यहाँ से शुरुआत करो। उसका कुछ कुछ स्तर पर संशोधन राज्य करेगा, राज्य के बाद केंद्र करेगा, केंद्र के बाद में उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये बॉटम अप प्लानिंग है, बॉटम से अप तक जाना, ये प्लानिंग है। राज्यों का सशक्तिकरण होगा। इससे क्या होगा कि जब राज्य की बात, पहले राज्य किसी कानून योजना का निर्माण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्यों को ऐसा लगेगा कि हमारी पूछ हो रही है, हमारी पूछ हो रही है, हमारी बात को केंद्र उसको एक महत्व दे रहा है। तो इसमें राज्यों को महत्व मिलेगा, राज्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि भैया हमारी भी केंद्र में पूछ हो रही है। तो ये थी दीर्घकालीन नीति निर्माण होगा। और ये बिल्कुल सही है कि अगर जो भी समस्या है, क्योंकि कोई भी समस्या है, कोई भी केंद्र योजना है, नीति है, वो ग्रास स्थानीय लेवल पर आकर क्रियान्वयन होती है, लागू होती है। तो जो नीचे की जो समस्याएं हैं, स्थानीय लेवल की समस्याएं, क्या समस्या है, सड़क है, वाटर है, पानी है, विद्युत है और आवास की समस्या है, जो भी एग्रीकल्चर को लेकर, कृषि में क्या समस्या, तो जो भी स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, उनको क्या समस्याएं आ रही है, योजना उनके लिए कौन सी योजनाएं होनी चाहिए, वो सारा का सारा एक प्रारूप नीचे से जब मन के ऊपर जाएगा तो वो अपने आप में उसमें चीजों में सुधार होता जाएगा और ऊपर स्तर पर नीचे की समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित होगा कि स्थानीय स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं हैं। और इसके लिए वो दीर्घकालीन जो नीतियां स्थानीय स्तर से जो नीतियां जाएगी कि भाई ये हमारे यहाँ ये समस्या है, एक समस्या ये है, दो समस्या ये है, तीन समस्या ये है, जो जो भी, कि जैसे कि आप कह सकते हो कि सड़क की समस्या है या बिजली की समस्या या आवास की है या पानी की है या कृषि में कोई समस्या है, मिट्टी में कोई समस्या, तो यदि कोई ऐसी कोई या स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है, तो जब ऐसी समस्या जाएगी तो सरकार की उसको, यदि वो समस्या का समाधान दीर्घकालीन का होगा तो वो दीर्घकालीन के लिए नीति बनाएगी, कम समय में करना होगा तो कम समय के लिए नीति बनाएगी। तो वो सारी की सारी चीजें केंद्र स्तर पर उन चीजों का कन्फर्मेशन हो जाएगा।
वंचित वर्गों तक विकास, ये बिल्कुल सही है कि स्थानीय स्तर पर जो वंचित वर्ग है उनको भी मेंशन किया जाएगा कि जब ड्राफ्ट प्रारूप स्थानीय स्तर पर बनाया जा रहा है तो उसमें प्रत्येक वर्ग को मेंशन किया जाएगा कि इस वर्ग, जो वंचित वर्ग है, इसके यहाँ इसके लिए कोई योजनाएं नहीं है, इसके लिए ये योजना शुरू किया जाए, इसके लिए आवास की समस्या है और एजुकेशन की समस्या है, वो सारी की सारी, तो इस वर्ग को भी इसमें नहीं छोड़ा जाएगा, इसको भी बेनिफिट होगा। सुशासन, बिल्कुल अब सरकार बिल्कुल लोगों के पास तकनीकी और क्षमता निर्माण, तकनीका का भी विकास होगा, तकनीकी प्रौद्योगिकी का हम यूज लेंगे, सुशासन, जब प्रौद्योगिकी यूज लेंगे तो सुशासन भी आएगा। क्षमताओं का निर्माण, जो स्थानीय स्तर की क्षमताएं हैं, लोगों को कैपेबिलिटी है काम करने की है, वो सारी की सारी, उनका जो नॉलेज है, वो सारी की सारी चीजें हैं, वो हम स्थानीय स्तर से केंद्र की ओर हम उनका उपयोग कर पाएंगे। तो ये इसके उद्देश्यों में हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्य, इसके कार्य क्या है? नीति और कार्यक्रम निर्माण करना, बिल्कुल ये नीति बनाती है, योजना बनाती है। नीति का आपको योजना, कार्यक्रम, जो योजनाएं चल रही है वो योजनाएं हैं, ये बनाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। योजनाओं का मूल्यांकन, जो योजना चल रही है वो कितना उसका ये देखना है कि कितना हमने जो लक्ष्य रखा गया उसमें हम कितने सफल हुए, तो ये हम उसका मूल्यांकन करती है। जब मूल्यांकन करेगी किसी योजना का तो उसमें जो लक्ष्य है वो हम उसमें कितनी सफलता प्राप्त की ये देखेगी, सफलता देखेगी। जो वित्त है वो प्रॉपर में यूज हो रहा है, कोई करप्शन तो नहीं हुआ। जो हमने जो आधार बनाया कि ये आधार हमें इन क्षेत्रों को ये अचीवमेंट होगा, वो आधार, तो वो आधार प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी सारी ये चीजें देखेगी। संसाधन व ज्ञान केंद्र, इसके कार्य, संसाधन की देश में संसाधनों का भी ये देखभाल करती है, उनको समुचित उपयोग, उसको प्रॉपर वे में उपयोग होना चाहिए, ये उस पर भी काम करती है। ज्ञान के केंद्र, ज्ञान के केंद्र ये है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्थानीय स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर जो नॉलेज है, क्षमताएं हैं, उसको, उसका भी डेवलपमेंट करना, उसका भी विकास करना और उसका सदुपयोग देश के लिए करना, ये भी इसका काम है। सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य का आपस में जो सहयोग है, केंद्र और राज्य जितने नजदीक आएंगे, जितने एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं देश का विकास होगा, राज्यों में लोगों का विकास होगा, आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। तो ये सारे के सारे जो कार्य है वो संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, देश की प्रगति के लिए ये किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मार्गदर्शक सिद्धांत। अब आप देखो कि जो अंत्योदय योजना चल रही है, तो अंत्योदय योजना चल रही है तो कहीं ना कहीं समावेशी विकास की बात करता है, समावेशी विकास की बात करता है कि अंत्योदय योजना जो चल रही है वो समावेशी विकास की बात करता है। वो समावेशिता, तो समाज के प्रत्येक वर्ग को, समाज के प्रत्येक वर्ग को ये शामिल करता है, ये भी सही है। ग्रामीण विकास, बिल्कुल गांव का विकास है। जन सहभागिता, जन सहभागिता लोगों को जोड़ता है एक दूसरे से, बंधुत्व, बंधुत्व जो हमारी प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो हम लक्ष्य प्राप्त, बंधुत्व। सुशासन, बिल्कुल शासन जनता के नजदीक, ये सारे के सारे कार्य सतत विकास, काम ऐसा करेगा जो वर्तमान में, जो सतत विकास का मतलब ये है कि वर्तमान जो पीढ़ी है उसको तो जो संसाधन है वो मिल ही रहे हैं, और भविष्य में जो पीढ़ी आएगी उसके लिए भी संसाधन खत्म ना हो, उनको भी उसी दर्जे से, वर्तमान में जिस स्तर से मिल रहे हैं उसी स्तर से भविष्य के जो पीढ़ी है उसको भी संसाधन मिले, उनके लिए संसाधन में कोई कमी ना आए। तो ये सारे के सारे इनके सिद्धांत है। तो जब इनको हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये समावेशी विकास की बात करता है, एक राज्य, देश के प्रत्येक कोने कोने की, प्रत्येक राज्य के विकास की बात करता है, समाज के सभी वर्गों की बात करता है, समाज के कमजोर वर्गों की बात करता है, समाज के वंचित वर्गों की बात करता है। तो ये आप ये कह सकते हो कि समाज का या देश का कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जिसमें किस प्रकार विकास किया जाए, उस पर ये बात करता है। तो ये हमें देखना है। अब इसके सूचकांक कौन कौन से जारी करता है, ये पूछ लेता कई बार कि
जी इंडेक्स ये जारी करता है, स्वास्थ्य सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जल प्रबंधन सूचकांक, कृषि परिवर्तन सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक और भारत नवाचार सूचकांक। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक पूछता है कि नीति आयोग कौन कौन सा सूचकांक जारी करता है। तो एसडीजी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, जल प्रबंधन, एग्रीकल्चर परिवर्तन, निर्यात के सूचकांक और नवाचार के सूचकांक, ये आपको ध्यान रखने हैं कि एसडीजी सूचकांक में क्या स्थिति है राज्यों की, स्वास्थ्य में क्या स्थिति है राज्यों की, शिक्षा में क्या स्थिति है राज्यों की गुणवत्ता की, जल प्रबंधन में भारत में राज्यों की क्या स्थिति है, कृषि को लेकर प्रत्येक राज्य की क्या स्थिति है, निर्यात कौन कौन सी राज्य कौन कौन सी मद का निर्यात करता है, और नवाचार के मामले में कौन सा राज्य कितना कार्य कर रहा है। ये सारे के सारे सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। अब हम बात करते हैं प्रमुख कार्यक्रम। आपने देखा होगा कि एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो आकांक्षी जिला है, आपने देखा होगा ये वर्ड आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कार्यक्रम तो कौन किसका है, नीति आयोग का। ये पूछ ले कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग। यंग चैंपियंस अवार्ड, नीति आयोग। ये आपको ये कार्यक्रम ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आकांक्षी जिला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसका स्टार लगा लो। ये पूछा जा सकता है कि आकांक्षी कार्यक्रम जिला किसके द्वारा संचालित हो रहा, तो नीति आयोग द्वारा। इसमें कुछ फैक्टर तो आप देख सकते हो कि वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, या आप याद रख सकते हो। अध्यक्ष का नाम है सुमन बेरी और वर्तमान में सीओ है BVR सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में सीओ है। BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में सीओ है, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और अध्यक्ष तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ही। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमने देखा नीति आयोग, नीति आयोग की योजना आयोग को इसने रिप्लेस मारा कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग। इसके बाद में इसका हमने देखा कि अध्यक्ष, तो अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और एक उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री द्वारा, और एक सीईओ। ये हमने मेन देखा। इसके बाद में इसके हमने उद्देश्य देखे, इसके कार्य देखे और जो भी इसके कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो देखे, कौन से सूचकांक है वो हमने देखे। वो सारे के सारे चीजें हमने डिस्कस करी नीति आयोग के से संबंधित। नीति आयोग से संबंधित कोई भी सवाल आएगा जो तथ्यात्मक रूप से आए या फिर कथनों के रूप से आए, तो वो सारे के सारे सवाल आप जब ये इसको ढंग से आप पढ़ोगे, एक बार देखोगे, तो इससे संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में बिल्कुल हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग किस प्रकार केंद्र और राज्य के बीच में संवाद एक दूसरे सहभागी राज्य बनाए, एक दूसरा को बिल्कुल केंद्र राज्य के मध्य जुड़ाव, बिल्कुल संघ और राज्य आपस में कितने नजदीक आ रहे हैं, ये नीति आयोग का प्रमुख मोटिव है। क्या है प्रमुख मोटिव? कि संघ और राज्य ये दोनों नजदीक पास में आएंगे, एक दूसरे को महत्व देंगे, तो कहीं ना कहीं देश प्रगति की ओर, विकास की ओर आगे बढ़ेगा, समाज का प्रत्येक वर्ग का विकास होगा। ये इसका मूल उद्देश्य है। तो आज हमने इतना देखा। इससे संबंधित कुछ सवाल हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, फिर हम सवालों के माध्यम से आपको इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।